नेतृत्व में बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि बांग्लादेश के पास अब बिजली खरीदने और बकाया भुगतान करने के पैसे नहीं बचे हैं। आशंका जताई जा रही है कि गर्मियों में बांग्लादेश को भयंकर बिजली संकट से गुजरना पड़ सकता है। इससे पहले ही खस्ता हाल बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और भी झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड पर अलग अलग स्वतंत्र बिजली उत्पादकों का 43,473 करोड़ रुपए बकाया है। बांग्लादेश में पिछली गर्मियों में बिजली की अधिकतम मांग 17,200 मेगावाट तक पहुंच गई थी, लेकिन सरकार केवल 15,500 मेगावाट आपूर्ति करने में सफल रही और इस वजह से करीब 2,200 मेगावाट की कमी रह गई। अनुमान है कि मार्च से सितंबर तक आने वाली गर्मियों में बिजली की मांग बढ़कर 18,232 मेगावाट हो जाएगी। इस बीच बांग्लादेश ने आगामी सीजन के लिए आधिकारिक मांग आपूर्ति पूर्वानुमान जारी नहीं किया है। तो ये स्थिति बांग्लादेश में बनी हुई है, उस बांग्लादेश में जहां कट्टरपंथी हावी हैं, जमाती हावी हैं और वहां पहले से ही हालत खराब है अर्थव्यवस्था की। अमेरिकी फंडिंग भी अब बंद हो गई है और रही सही कसर बिजली कंपनियों के बकाये भुगतान ने करती है। अगर बकाया भुगतान नहीं किया गया तो एक बड़ा संकट बांग्लादेश के सामने खड़ा हो सकता है और ब्लैकआउट जैसी स्थिति बन सकती है। बांग्लादेश पूरा अंधेरे में डूबा जा सकता है और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ भारत से दुश्मनी लेने की वजह से हुआ, भारत से पंगा लेने की वजह से हुआ, क्योंकि भारत की तरफ से भी ज़्यादातर बिजली सप्लाई की जाती है और उसी भारत से दुश्मनी मोल लेकर पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए मोहम्मद यूनुस। तो सवाल है कि अब क्या करेंगे मोहम्मद यूनुस, अब क्या करेगी बांग्लादेश की सरकार। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, मनन द्विवेदी हैं, विदेश मामलों के जानकार। जनरल साहब, बांग्लादेश की अब बत्ती गुल, यहां पहले अमेरिकी फंडिंग रोकी गई, अर्थव्यवस्था पहले से ही डमाडोल है, सरकार जो तमाम एजेंसियां जो अमेरिकी फंडिंग से चल रही थी वो बंद होने के कगार पर हैं और हजारों नौकरियां जा रही हैं और अब ये स्थिति कि ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। क्या ये सब कुछ होते हुए भी बांग्लादेश का रुख अभी भी यही होगा कि साहब हम भारत के खिलाफ रवैया अपनाएंगे? देखिए झा साहब, ये पॉलिटिक्स का ये नतीजा हो गया है। बांग्लादेश की जो माहौल हैं वो जुड़े हुए हैं इंटरनेशनल माहौल में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम यूएसए के पुराने राष्ट्रपति ने किया था, बाइडेन साहब, और लेके आ गए थे मोहम्मद यूनुस। इलेक्शंस के बाद में ये मामला हुआ कि बाइडेन साहब तो हार गए, तो जो यूनुस साहब को जो सपोर्ट था अमेरिका से वो बंद हो गया और कई सारी परेशानी बांग्लादेश को जो हो रही थी उसमें ये चीज़ जुड़ गई है, इससे उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। अगर हम देखेंगे तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी ख़राब हो गई है। हालांकि 3 साल पहले कोविड तक वो बहुत अच्छा प्रगति कर रहा था और जब मोहम्मद यूनुस आए, उनके जो नेता हैं, चुनी हुई सरकार को वो कहते थे कि वो ज़्यादा ही स्ट्रांग सरकार है, उसको हटा करके तो उन्होंने एक रुख अपनाया जो कि एंटी इंडिया हो, क्योंकि वहाँ की अवामी लीग हिंदुस्तान के साथ में अच्छे ताल्लुकात थे, सेक्युलर पार्टी थी और जो कहते हैं स्टूडेंट्स यूनियन ने वहाँ पे जो रिवॉल्यूशन लाया है उसके साथ पाकिस्तान के समर्थक जो जिहादी हैं, इस्लामिस्ट हैं, वो जुड़ गए और उनका पुराना एजेंडा था कि भारत से दूरी बरकरार रखो, हिंदूज के खिलाफ हरकत करो, पाकिस्तान के साथ नाता बढ़ाए और ग्राउंड रियलिटी का उन्होंने थोड़ा काफ़ी नज़रअंदाज किया। ग्राउंड रियलिटीज ये रही हैं कि बांग्लादेश का 90% बॉर्डर जो है हिंदुस्तान के साथ में, हमारे 7 स्टेट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का आना जाना परस्पर रहता है, उनकी इकोनॉमी में हम लोगों का काफ़ी हाथ है, या दोनों का हाथ कह सकते हैं। वो कॉटन टेक्सटाइल में बहुत आगे रहे हैं
और कॉटन और एक्सेसरीज हमारे यहाँ से जाती है। उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की आपूर्ति हमारे नेटवर्क से होती है। उनके जो ट्रेड और कॉमर्स हैं हमारे साथ साथ जुड़े हैं। उनके लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, काफ़ी मात्रा में आते हैं, वो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में आते हैं। उनके लोग जो पढ़ने आते हैं हाई एजुकेशन में, काफ़ी मात्रा में हिंदुस्तान भी आते हैं। और इलीगल इमिग्रेंट का तो पता ही है, वो भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आते हैं। तो इस माहौल का हम लोगों का रिश्ता रहा है। इसके बीच जो उनके यहाँ अगस्त या जुलाई के महीने में जो रिजीम चेंज हुआ जी। और अलगाववादी तत्व का आना हुआ, तो परेशानी बढ़ गई है। तो इकोनॉमिक स्थिति खराब हो गई है, ट्रेड और कॉमर्स की स्थिति खराब हो गई है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी असर पड़ा है। और एनर्जी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी देश बिना एनर्जी के वो प्रगति नहीं कर सकता है। प्रगति क्या, यहाँ तो इतनी तंगी है कि पूछिए मत। आंकड़े तो ये बताते हैं कि उनकी जो शॉर्टफॉल है 2.5 से 3 हजार मेगावाट तक है। और हिंदुस्तान की 2 कंपनियां, एक अडानी ग्रुप से करीब 1600 मेगावाट का, और पूरब से त्रिपुरा से 60-70 मेगावाट का बिजली का वहाँ पे अनुदान होता है। मगर चूंकि पैसे नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ भी तंगी है। तो जो हम अडानी का जो प्लांट है झारखंड में गोड्डा में, उससे सालों 1600 की जगह 500-600 मेगावाट ही बिजली दी जा रही है, और उसके पैसे बकाए हैं। आपने बताया करीब 44,000 करोड़ टाका का बकाया है। वही स्थिति त्रिपुरा में भी, जो एनटीपीसी के द्वारा ये जो पावर प्लांट लगाया गया है 60-70 मेगावाट हमको बत्ती देते हैं। तो इस माहौल में बहुत परेशानी हो, खासकर जाड़े में तो खैर खास नहीं, क्योंकि मौसम वहाँ उतना ठंडा नहीं होता है। जहाँ रिक्वायरमेंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हीटिंग के वास्ते भी कम होती है जी। मगर जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ेगी इनको परेशानी होगी। क्या रास्ता अपनाते हैं ये देखना पड़ेगा। यही सवाल है कि क्या रास्ता। ध्यान मनन द्विवेदी जी, ऐसे में खजाना खाली है, आप कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं, बल्कि चीन से जाकर आप कहते हैं कि साहब जो कर्ज है उसको चुकाने के लिए और समय दे दीजिए, और अब स्थिति है कि आप बिजली बिल जो बकाया है उस बकाया को भुगतान करने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इन सब के बीच भी ये हैरानी होती है कि तेवर कम नहीं हो रहे हैं। बल्कि अब अभी हमने बीजेपी की प्रमुख को सुना कुछ दिन पहले कि साहब हम जो बातचीत करेंगे अभी 17 फरवरी को नई दिल्ली में, उसमें हम पूरे तेवर के साथ बात करेंगे। या वहाँ पर गृह मंत्री जो हैं वो बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि 15 दिन और, बस अब देख लीजिए 15 दिन और। तो ये तेवर कम नहीं हो रहे हैं। पता है कि भारत अभी भी मदद कर रहा है, बकाया भुगतान आपने नहीं किया तब भी 500-600 मेगावाट बिजली दे रहा है। पूरी तरह से अगर बंद कर दिया तो सब कुछ खत्म। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। बिजली की बात पे मैं बाद में आऊंगा, पर पहले मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा। ये बात है कि जब जमात के पाकिस्तानी इस्लामिक डीप स्टेट के सपोर्ट के साथ मोहम्मद यूनुस यहाँ पर आए, तो उन्होंने एक लंबी फहरिस्त जारी की रिफॉर्म्स की, कि कुछ रिफॉर्म्स किए जाएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे, जुडिशरी में रिफॉर्म्स होंगे। और जिस मेन मुद्दे पे शेख हसीना जी का तख्ता पलट हुआ था कि भाई आपने जो रिवॉल्यूशनरीज है 1971 के, उनको और उनके परिवार के लोगों को रिजर्वेशन दिया है, इसके अगेंस्ट पाकिस्तान खड़ा हुआ और जमात खड़ी हुई और वहां की डीप स्टेट खड़े हुए। तो ऐसा लोगों को लगा, क्योंकि पहले भी कहा जा चुका है कि बांग्लादेश का एक सेकुलर चेहरा सामने था भारत के। शेख हसीना ने इसमें काफी मेहनत की और भारत जैसे सेकुलर और पावरफुल और डेमोक्रेटिक राष्ट्रों के साथ बांग्लादेश के संबंध इंप्रूव किए। पर जब से मोहम्मद यूनुस आए, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी, उन्होंने अपना सारा वक्त जिहादियों के साथ मिलके और छात्र शिविर के साथ मिलके और डेमोक्रेटिक पार्टी के डॉयन फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ मिलके शेख हसीना को तरह तरीके से परेशान करने में, उनके ऊपर 100 केस ठोके गए हैं, तो इस पे लगा दिया। तो इसका नतीजा अब ये हो रहा है कि जो मानव सुरक्षा का जो एंगल है
वो वहां पर गड़बड़ा रहा है। और अगर हम बांग्लादेश के ऊर्जा क्षेत्र को देखें, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र को देखें या एनर्जी के क्षेत्र को देखें, तो हम पाएंगे कि ये 2010 में जब भारत में भारतीय जनता पार्टी नहीं थी अब पावर में, तब 2010 में अदानी के साथ पैक्ट हुआ और झारखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के थ्रू बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी और पावर को बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया जाने लगा। पर हम देखें कि जिस तरीके से श्रीलंका की बर्बादी हुई, जिस तरीके से बर्बादी के रास्ते पे आर्थिक बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है पाकिस्तान, उसी प्रकार से एक एनार्की और पेंडेमोनियम वहां पर भी फैला हुआ है बांग्लादेश में। और जो मैं अदानी की बात कर रहा था, अदानी ग्रुप के ऊपर भी कई करोड़ टका जो रुपए हैं, बिल्कुल ये बता दूं मैं 10,309 करोड़ का जो आंकड़ा है कि अडानी समूह को 10,309 करोड़ टका बकाया है और स्थानीय आईपीपी पर लगभग 16,000 करोड़ टका बकाया है। अदानी का जी, जो अदानी का प्लांट है वो 50% पे ही काम कर रहा है, मतलब 50% ऊर्जा और इलेक्ट्रिसिटी ही दी जा रही है बांग्लादेश को। तो इससे वहां जहां पे पहले भी बताया गया कि जो करीब 2200 मेगावाट या 2500 मेगावाट के करीब जो बिजली है वो पूरी नहीं पड़ रही है, और जो डिमांड है वो 17,500 या 700-800 के करीब मेगावाट की है। और ये डिमांड और बढ़ रही है। मनन जी, जो अनुमान है कि इस बार डिमांड 18,000 से भी ऊपर हो सकती है, करीब 15,500 मेगावाट ही दे पा रहा है। हाँ, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, शोचनीय और चिंताजनक स्थिति है इंटरनल गवर्नेंस के लिए। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं मनन जी कि अब इस सिचुएशन में और जाहिर है इस तरह की सिचुएशन का ही फायदा चीन उठाता है। पाकिस्तान पहले कंगाल हुआ और अब उसको कोई कर्ज देने से मना कर रहा है, तो चीन इसका फायदा उठाता है। क्या इस तरह की सिचुएशन का फायदा अब चीन उठा सकता है कि साहब ठीक है तुमको